बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटरनल न्यूट्रिशन का पार्ट 2, जो कि पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा है अबाउट मैटरनल न्यूट्रिशन, लेकिन आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस दो किस्म के होते हैं। एक तो मतलब आम डायबिटीज़ होते हैं जो कि ऐसी ही किसी इंसान को हो जाता है जब एबनॉर्मल मतलब जब एबनॉर्मल शुगर्स प्रेजेंट हो जाए इंसान की बॉडी में, तो इस वजह से डायबिटीज़ क्या हो जाती है, डायबिटीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तो और दूसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज़। वो डायबिटीज़ है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसान को हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। इट करेक्टराइज बाय एबनॉर्मल ग्लूकोज इंटॉलरेंस। जबकि ग्लूकोज का एबनॉर्मल टॉलरेंस हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। रिक्वायर्ड डाइटरी मैनेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट वॉज प्रेजेंट बिफोर कंसेप्शन। ये कंसेप्शन से पहले ही प्रेजेंट होता है, यानी या तो एस्टेब्लिश डायबिटीज़ होता है, आर डेवलप ड्यूरिंग गेस्टेशनल, या तो गेस्टेशन में डेवलप होता है जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिक चेंज ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि क्या जिसकी वजह से मेटाबॉलिक चेंज ऑफ प्रेगनेंसी आ जाती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मेटाबॉलिक चेंज आ सकती है। डायबिटीज़ इंक्रीज द रिस्क। अच्छा जी, डायबिटीज़ इंक्रीज द रिस्क। डायबिटीज़ कुछ रिस्क इंक्रीज करते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या प्रीक्लैम्शिया या इक्लैम्शिया ये भी अकर हो सकती है। यानी प्रीक्लैम्शिया मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले जब हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको प्रीक्लैम्शिया कहते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान जब हाइपरटेंशन होता है तो उसको इक्लैम्शिया कहते हैं। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब बस स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन हो सकता है। एक्स्ट्रा यूटेराइन कंसेप्शन हो सकता है। न्यू नेटल डेथ हो जाता है, यानी जब न्यू नेटल 30 डेज तक जो बच्चा होता है उसका डेथ हो सकता है। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी अकर हो सकती है। डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज डजंट यूजुअली प्रोड्यूस मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और बर्थ डिफेक्ट्स। अच्छा जी, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ना, ये मतलब मैटरनल कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करते और ना ही बर्थ को डिफेक्ट करता है, बल्कि बट इट कैन मेक डाइटरी डिफिकल्टी, लेकिन ये बट इट कैन मेक डिलीवरी डिफिकल्टी, लेकिन ये डिलीवरी के दौरान डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। यानी कि इंसान जब एक माँ की डिलीवरी होती है तो उस टाइम में माँ को भी खतरा होता है और बच्चे को भी खतरा हो सकता है, बिकॉज बेबी बॉर्न टू गेस्टेशनल डायबिटी आर यूजुअली लार्ज। अच्छा जी, जबकि बेबी जो पैदा होता है, एक गेस्टेशनल मदर की बेबी जब पैदा होता है तो एक गेस्टेशनल डायबिटिक मदर की जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो लार्ज होता है, मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है, उसका जो वेट होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बेबी, विच में इंक्रीज द रिस्क फॉर पोस्टमार्टम ह्यूमरेज, जो कि पोस्टमार्टम ह्यूमरेज की रिस्क को क्या करता है, उसकी रिस्क को ज़्यादा कर देता है। मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ एस्टेब्लिश्ड डायबिटिक। अच्छा जी, जो डायबिटिक पेशेंट हमारे साथ आया है उसका प्रोग्रेस जो है ना, या प्रेगनेंसी का जो कोर्स है उसको मॉनिटर करेंगे। स्क्रीन ऑल वुमेन फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़, स्क्रीन करेंगे सारे वुमेन्स को जो जिसको भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। 24 to 28 टेस्ट वीक, जब प्रेगनेंसी का 24 to 28 वीक्स हो जाए तो उसको हम अल्ट्रासाउंड उसका करेंगे या स्क्रीन करेंगे, मतलब अल्ट्रासाउंड करेंगे। चेक द कीटोन यूरिया रेगुलरली, उसका यूरिया हम चेक करेंगे कि उसमें कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। डायबिटिक मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायबिटिक मैनेजमेंट हम देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, और इंक्लूड न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड पॉसिबल मल्टीपल डेली डोजेस एंड ऑफ इंसुलिन। अच्छा जी, और जितना पॉसिबल हो सके, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जितना ही पॉसिबल है डोजेज या इंसुलिन, तो उसको मैनेज करेंगे, उसको देंगे। डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज डजंट यूजुअली
अच्छा जी, एडवाइस टू द क्लाइंट। अब एक डायबिटिक क्लाइंट को हम क्या एडवाइस देंगे? प्रेग्नेंट डायबिटिक रिक्वायर्ड सेम न्यूट्रिएंट एंड वेट गेन एंड नॉन डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन। अच्छा जी, जैसे है नॉन डायबिटिक वुमेन मतलब नॉन डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन खुराक करता है, न्यूट्रिशन लेता है, बिल्कुल इसी तरह से न्यूट्रिएंट सेम न्यूट्रिएंट दे के एक डायबिटिक प्रेग्नेंट डायबिटिक वुमेन को भी। शी इज़ नॉट ऑन अ डाइट, उसको डाइट में नहीं रखेंगे या वेट लॉस नहीं करेंगे उसका। फास्टिंग शुड नेवर बी अंडरटेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना उसका वेट लॉस नहीं करें, उसको डाइट पे नहीं रखेंगे। कैलोरीज रिक्वायरमेंट आर बेस्ड ऑन प्री प्रेगनेंसी वेट, और क्या करेंगे कैलोरीज उसे रिक्वायर्ड करेंगे, कैलोरीज देंगे जितना ही उसकी ज़रूरत है प्री प्रेगनेंसी वेट से, मतलब प्री प्रेगनेंसी वेट जितना उसका था तो उस वेट के मुताबिक हम उसको कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे। सजेस्टेड गाइडलाइंस आर एज फॉलो। अच्छा जी, अब कुछ गाइडलाइन दिया है कि 30 कैल पर केजी फॉर वुमेन अब नॉर्मल वेट फॉर कंसेप्शन, कंसेप्शन से पहले यानी तस्वर करने से पहले, प्लान बनाने से पहले उसको 30 कैल पर केजी चाहिए एक नॉर्मल वेट के वुमेन के लिए। 24 कैल पर केजी फॉर 24 कैलोरी पर केजी फॉर वुमेन वेटिंग मोर देन 120, जिसका 120% से ज़्यादा वेट है तो उसको क्या करेंगे, उसको 24 कैलोरीज पर केजी देंगे बिफोर कंसेप्शन, और 36 to 40 कैलोरीज पर केजी ये देंगे उस वुमेन के लिए जिसका 90 से कम है, वेट 90% से कम है, तो उसके लिए कंसेप्शन से पहले 36 to 40 कैलोरीज पर केजी देंगे। एनीमिया, अब एक औरत है जिसको एनीमिया है, तो एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, नॉन स्मोकर हु हैव अ हेमोग्लोबिन बिलो 12 जी, अच्छा जी 12 आर कंसिडर एनीमिक। अच्छा जी, एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन या एक नॉन स्मोकर मर्द या वुमेन जिसकी ब्लड जो है ना, जिसकी हेमोग्लोबिन लेवल जो है ना वो 12 से कम है तो वो एनीमिक कंसिडर करती है, यानी वो एनीमिक है। Pregnant women, non-smoker with a hemoglobin below 11 in the first and third trimester are below 10.5 in the second trimester are considered anemic। अच्छा जी, और वो वुमेन जो कि सिगरेट नहीं पीती लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका हेमोग्लोबिन लेवल 11 से कम है फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में या 11 है तो उसको हम एनेमिक कंसिडर करेंगे, जबकि 10.5 इन सेकंड ट्राइमेस्टर को हम एनेमिक कंसिडर करेंगे। यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में लेवल ऑफ ब्लड जो है ना वो 10.5 से अबव होना चाहिए, जबकि हेमोग्लोबिन लेवल इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 11 से अबव होना चाहिए। एनीमिया मैनेजमेंट, अब एक एनेमिक पेशेंट को हम मैनेज कैसे करेंगे? अ थेरापेटिक डोज ऑफ 60 mg टू 120 mg पर डे। अच्छा जी, एक थेरापेटिक डोज जो है ना मतलब वो डोज जो कि डॉक्टर रिक्वायर्ड करता है या एक पेशेंट को रिक्वायर्ड करता है या एक एनेमिक पेशेंट को रिक्वायर्ड करता है जो कि आयरन सप्लीमेंट्स होता है, तो उसको हम 60 से लेकर 120 mg पर डे दे सकते हैं। एंड एडिशनल लो डोज विटामिन एफ एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स हम उसे एडिशनल दे सकते हैं लेकिन थोड़े ही डोज में, मतलब ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़े थोड़े देंगे, कम कम देंगे। इट्स प्रिस्क्राइब टू इंश्योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। अच्छा जी, द RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज ऑफ 400 mcg ऑफ फोलेट। अब फोलेट हम कितने देंगे, यानी फोलिक एसिड हम कितने देंगे पर डे जो है ना, फोलिक एसिड हम 400 mcg देंगे एक प्रेगनेंसी के दौरान कैन बी मेट बाय अ वेल चूजन डाइट। ठीक है जी, एक वेल चूजन डाइट को हम क्या करेंगे, उसे देंगे एक वेल चूजन डाइट, मतलब एक इतना डाइट देंगे जो कि एक बैलेंस डाइट पे हो, तो उस अमाउंट में फोलेट्स में देंगे जो कि क्या है रिकमेंड किया है कि 400 mcg दे सकते हैं पर डे फोलेट। सप्लीमेंट ऑफ फोलेट आर रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन हु आर नॉट मीटिंग दिस लेवल ऑफ इंटेक। अच्छा जी, जो औरत को ये रिकमेंड किया है और उसे ये नहीं मिल रहा ये लेवल ऑफ इंटेक, तो क्या करना चाहिए, सप्लीमेंट ऑफ फोलेट, तो उसे सप्लीमेंट ऑफ फोलेट रिकमेंड करते हैं जिसको ये इंटेक जो है ना ऐसे नहीं मिल रहे, मतलब कि नेचुरल फोलेट्स नहीं मिल रहे तो उसको हम सप्लीमेंट्स देते हैं। फिर प्रेगनेंसी इंट्रोड्यूस हाइपरटेंशन, अब इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अब प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन हो तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड होता है, यानी
टॉक्सीमिया PIH या टॉक्सीमा भी क्रिएट हो सकता है एज अ हाइपरटेंसिव सिंड्रोम। ये एक हाइपरटेंसिव सिंड्रोम है दैट अकर इन अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7%, जो कि 6 to 7% प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को क्या होता है, अकर होता है। सवेयर केसेस आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मैटरनल, फीटल एंड न्यूनेटल डेथ। अच्छा जी, जबकि इसकी वजह से क्या होता है, मैटरनल, फीटल या न्यूनेटल का डेथ भी हो सकता है। जबकि अगर ये सवेयर केसेस हो यानी इंक्रीज हो, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है हाइपरटेंशन, तो इसकी वजह से मैटरनल, फीटल एंड न्यूनेटल का डेथ भी हो सकता है। although the exact cause is non, जबकि इसका काज मालूम नहीं होता, मतलब अननोन काज होता है, लेकिन इससे डेथ अकर हो सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। पुअरली नरिश्ड, एक तो ये कि उसकी मतलब परवरिश सही सी नहीं होगी, दूसरा ये कि प्रेमिक ग्रेविडा होगा, मतलब कि फर्स्टली वो औरत जो कि फर्स्टली प्रेग्नेंट हुआ हो, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ हो, यानी फर्स्ट बेबी हो, तो उसको भी रिस्क हो सकता है। दूसरा ये कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, जो कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो, मतलब इकोनॉमिकली उसका इकोनॉमिक जो है ना वो इतना ठीक नहीं हो, वेरी यंग और वेरी ओल्ड, या तो वो औरतें जो कि ज़्यादा यंग हो या ज़्यादा बूढ़े हो तो उसको भी हाइपरटेंशन का रिस्क हो सकता है। ओबीस की भी हो सकता है, यानी जो ज़्यादा मोटे हो या अंडर वेट हो, जो अपने वेट से कम हो, यानी नॉर्मल वेट का लेवल उससे कम हो, तो उसको भी हाइपरटेंशन का रिस्क हो सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एडवाइस क्लाइंट एट रिस्क फॉर फ्री एक्लेम्शिया to consume a liberal intake of calories, protein and calcium and to salt their food to taste। अच्छा जी, तो एक वो औरत जो कि प्री एक्लेम्शिया हो उसे, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इंटेक ऑफ कैलोरी, इंटेक ऑफ प्रोटीन, इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड टू साल्ट देयर फूड टू टेस्ट, ये उसने लेना चाहिए। अच्छा जी, ये कुछ रिस्क फैक्टर है फॉर पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, ये चार्ट जो कि इससे MCQs आ सकते हैं, तो आप लोग खुद पढ़ लीजिए। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जो कि हमारे साथ लिक्टेशन है। तब तक अल्लाह हाफिज़।